हेलो स्टूडेंट्स, मार्शल जुनैद अहमद और आज के इस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक के ऊपर टॉप 10 बेस्ट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक ख़त्म किया था, तो आज हम उसके ऊपर बिना किसी देरी के टॉप 10 बेस्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जबकि आपको अब आप स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज आप देखें कि पहले एमसीक्यूज में क्या कहता है। इफ़ एन एथलीट रन्स 100 मीटर फॉरवर्ड एंड 100 मीटर बैकवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज। तो इस एमसीक्यूज में क्या कह रहा है कि कोई भी एक एथलीट है, वो यहाँ से या किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर 100 मीटर्स आगे जा रहा है, यानी फॉरवर्ड जा रहा है। तो उसके ऊपर बाद में क्या कह रहा है कि एंड देन 100 मीटर बैकवर्ड, फिर वो वही उसी डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में उसने क्या किया है, 100 मीटर बैकवर्ड लिया है। तो अब आप क्या से सवाल क्वेश्चन क्या है कि 100 मीटर ऐसे गया है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में 100 मीटर ऐसे गया है। तो अब हम ये देखते हैं कि सवाल क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज के उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट में पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 100 मीटर, जो कि नहीं होगा, क्योंकि आप ये देख लें कि इनिशियल पोजीशन उसकी क्या थी, ये थी। फॉर एग्जांपल ये उसकी फाइनल पोजीशन नहीं कहेंगे, जस्ट पहला जो हमें स्टेप दिया है कि 100 मीटर फॉरवर्ड, उसके हिसाब से ये क्या है, फाइनल पोजीशन है। फिर बाद में आप देखते हैं कि 100 मीटर वो क्या करके आया है, बैकवर्ड आया है। तो फिर 100 मीटर, तो इनिशियल भी ए पॉइंट है, फाइनल भी ए पॉइंट है। तो 100 में से 100 अगर हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में बैकवर्ड में आया है, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा। तो ये आप देखें कि पहले ऑप्शन में हमें क्या कह रहा है, 100 मीटर, जो कि नहीं होगा। 200 मीटर भी नहीं होगा। 50 मीटर ये भी नहीं होगा। क्या होगा हमारा, 0 मीटर। क्यों ये 0 मीटर हो गया, क्योंकि कोई भी बॉडी 100 मीटर फॉरवर्ड में गई है, फिर वही बॉडी वापसी पे आई है 100 मीटर बैकवर्ड, तो उसकी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपने देख लेना है कि अगर फॉरवर्ड जाएंगे तो हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो पहली पॉइंट जो आपको नोट पॉइंट कर लेनी है कि फॉरवर्ड में हम उसको पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं, और जब वो बैकवर्ड कहेगा तो उसको हम नेगेटिव कर लेते हैं। तो हमने उसको नेगेटिव मान लिया। तो अब आप इस हिसाब से देखो तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 100 मीटर फॉरवर्ड हो गया, 100 मीटर बैकवर्ड हो गया, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपने अपने जहन में बिठाना है। ऐसे और कई सारे एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि फॉरवर्ड में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होती है और बैकवर्ड में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है नेगेटिव होती है। ओवरऑल जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपने देख लिया। अब दूसरा एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। दूसरे एमसीक्यूज में क्या कहता है, इफ डिस्प्लेसमेंट डज नॉट इक्वल्स टू द डिस्टेंस, रीजन इज। अब हमसे ये पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर नहीं है किस चीज़ के, डिस्टेंस के, तो इसकी रीज़न क्या है। तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसकी क्या रीज़न हो सकती है। मोशन वाज स्ट्रेट, नहीं, हमने ये पिछले एमसीक्यू पिछला जो लेक्चर था जिसका डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमने ये डिस्कस किया कि अगर मोशन स्ट्रेट हो, शॉर्टेस्ट पार्ट हो, और उसी पे अगर बॉडी मूव कर रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे क्या है कि इक्वल नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरे ऑप्शन में देखो कि पाथ इन्वॉल्व चेंजेस इन डायरेक्शन। अब ये हो सकता है पाथ इन्वॉल्व चेंजेस डायरेक्शन, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जस्ट एक ही चीज़ का फर्क होता है। अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही हो, बॉडी जस्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करे, तो इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। अगर हमें ये कंफर्म नहीं है तो हम इसको पेंडिंग में रखते हैं। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। अब आप डी ऑप्शन देखो, ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, नहीं, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा तो डिस्टेंस भी 0 होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, यानी आपस में बात क्या हो जाएंगे, 0 बराबर हो जाएंगे। अगर बॉडी रेस्ट में है तो डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं बन रहा। अब आपने सी ऑप्शन में देखना है कि स्पीड वाज वेरिएबल। अब आप स्पीड वाज वेरिएबल, स्पीड का कोई रिलेशन नहीं होता। स्पीड हैज़ नो रिलेशन टू शो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, इसमें स्पीड का कोई किरदार नहीं है। स्पीड का कोई किरदार नहीं है। तो ये आपने याद कर लेनी है कौन सी बात, कि जब भी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पढ़ते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, तो उसमें स्पीड का कोई किरदार नहीं होता।
तो ये आपने चीज़ देख लेनी है कि डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन में स्पीड का कोई किरदार अदा नहीं होता। तो ये भी हमारी गलत हो जाएगी। अब आपने देख लेना है ए तो वैसे ही गलत हो गई क्योंकि उसमें बराबर होते हैं, डी में भी बराबर होते हैं 8 रेस्ट और दोनों 0 के बराबर होते हैं। स्पीड का कोई रिलेशन होता ही नहीं। हमें ये बात आप जब हमने डिफरेंस देखा था तो ये हमने देखी थी चीज़। अब जो भी चीज़ इन्वॉल्व है वो यही बचती है जिसको हमने पेंडिंग में लिया था। तो इस तरीके से आपने जब आपको यही ट्रिक्स होती है। अगर आपको एमसीक्यूज नहीं पता तो उसके आपने राउंड ऑफ वाले तरीके से आपने सही ऑप्शन तक पहुंचना है। अब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, स्पीड बार वैसे इसका भी कोई रिलेशन नहीं बनता, तो हम बी को टिक मार्क कर लेंगे। तो इस जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसका सही क्वेश्चन आंसर क्या है, वो है बी, पार्ट इन्वॉल्व इन चेंजेस इन डायरेक्शन। अब आपने तीसरे एमसीक्यूज पे आ जाए, इफ टू ऑब्जेक्ट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एंड एट द सेम पॉइंट देन। अब आपने ये देखना है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमने ए ऑब्जेक्ट मान लिया और ये हम दूसरा हमने बी ऑब्जेक्ट मान लिया। अब दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और एंडिंग पॉइंट भी सेम है। दोनों को यहाँ पहुँचना है और दोनों यहाँ इसी तरीके से है। अब आपने ये देखना है कि उसकी इनिशियल भी सेम है, फाइनल भी सेम है। अब हमने पिछले यहाँ से भी आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि ए और बी दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो सेम है इनिशियल और दोनों फाइनल पोजीशन सेम है। हमने पिछले जो हमने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर देखा था उसमें हमने ये बात की थी कि डिस्टेंस इस चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पे, वो पार्ट पे डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। अब आपने देखा है जब ए और बी दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो जाएं, जिसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है उनकी डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज सेम होगी, स्ट्रेट लाइन। हर डिस्प्ले जो डिस्टेंस है इन दोनों का वो सेम डिफरेंट हो सकता है। अगर ए वाले ने ये पार्ट किया है तो उसका डिस्टेंस अलग होगा, बी वाले ने ये पार्ट किया है तो उसका डिस्टेंस अलग होगा। तो डिस्टेंस यानी पाथ अलग हो सकता है पर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज सेम होगी अगर उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट भी सेम होनी चाहिए। पर भी देखते हैं, देयर डिस्टेंस मस्ट भी सेम, नो, बिकॉज इट डिपेंड ऑन पाथ। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपने दूसरे में डिस्प्लेसमेंट मस्ट भी सेम, हाँ ये होना चाहिए, पर इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। तीसरे पे स्पीड मस्ट भी सेम, नहीं, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस चेंज है तो स्पीड भी डिफरेंट हो सकती है। वेलोसिटी मस्ट भी सेम, नो, वेलोसिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है पर उसका जो ओवरऑल रिलेशन देखें जस्ट इनिशियल और फाइनल उस पर डिपेंड नहीं करती। बहुत सी बार डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो नहीं होती। तो ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। तो इस तरीके से ये भी गलत हो जाएगा। हमारा ये ले दे के यही बचता है डिस्प्लेसमेंट वाला, डिस्प्लेसमेंट मस्ट भी सेम। क्यों सेम हुआ, क्योंकि उसका एंड पॉइंट भी सेम है और दोनों का इनिशियल पॉइंट भी सेम है। तो ये इस पॉइंट को आपने लाजमी तौर पर अपने दिमाग में याद करके रख लेना है कि उनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो उसकी क्या सेम होगी, डिस्प्लेसमेंट मस्ट भी क्या होगी, सेम होगी। अब आपने फोर्थ नंबर एमसीक्यू को देखना है, विच सिचुएशन गिव्स जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉट जीरो वेलोसिटी एट सम इंस्टेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो पर नॉट जीरो वेलोसिटी हो। अब आप देखो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी कब आती है, वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन किस चीज से, मोशन के साथ है। अब आबादी कह रही है कि पहले ऑप्शन में देखो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में हो गया तो वेलोसिटी भी जीरो होगी लाजमी, क्योंकि उसके बाद मोशन ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई, पर वेलोसिटी नॉन जीरो होनी चाहिए तो ये गलत हो गया। अब सी ऑप्शन में देखें ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग। जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग होता है तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होती है, तो उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट इक्वल टू द जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर नहीं होती। और डी ऑप्शन में देखें ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तब भी डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है, जीरो के बराबर नहीं होती। तो ये भी आपने याद करना है। अब अपने बी ऑप्शन में क्या देख लेना है कि ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर ट्रैक रिटर्निंग टू स्टार्ट। अब ये हमने पढ़ा भी था कि जब क्लोज पार्ट हो, सर्कुलर पार्ट हो तो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और डिस्प्लेसमेंट जस्ट जीरो, ये तो आप कहेंगे पहले ऑप्शन में भी था। अब आपने दूसरा जो देख लेना है कि वेलोसिटी नॉन जीरो होनी चाहिए, तो इसमें क्या होता है कि वेलोसिटी नॉन जीरो होती है। और वेलोसिटी चौथे नंबर एमसीक्यूज में वेलोसिटी नॉन जीरो होने की वजह यह है कि वेलोसिटी नॉन जीरो क्यों होती है सर्कुलर पाथ में, नॉन जीरो सर्कुलर पाथ में नॉन जीरो वेलोसिटी क्यों होती है, क्योंकि बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली, बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन
कंटिन्यूसली, बॉडी अपनी कंटिन्यूसली जो डायरेक्शन है वो चेंज करती रहती है, तो इसके लिए उसकी वेलोसिटी क्या होती है, नॉन जीरो होती है। तो ये चीज़ आपने याद कर लेनी है कि सर्कुलर मोशन में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होती है पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। जो चौथा एमसीक्यू से उसमें क्या हो जाएगा, हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब आपने एमसीक्यूज नंबर 5 पे देख लेना है। एमसीक्यूज नंबर 5 में क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट लाइन मोशन इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट लाइन मोशन किसके बराबर होती है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ का एरिया अगर आप वी और टी का एरिया बनाएंगे तो फॉर एग्जांपल ये है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया को हम कैसे लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब आपने क्या करना है, v मल्टीप्लाई बाय टी, और v मल्टीप्लाई बाय टी जब वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आप स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, अगर आप v और t का स्लोप करेंगे, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा, स्लोप होता है टेन थीटा। अब आप टेन थीटा में देखें तो हमारी v बाय टी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। और इस d बाय टी का जो स्लोप होता है वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। तो ये भी आपने याद कर लेना है, वेलोसिटी। अब आप एरिया अंडर एटी ग्राफ अगर जाएंगे तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है चेंज इन वेलोसिटी। अब आपने ये एक अहम पॉइंट है कि एरिया अंडर ए टी ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है उसको वो हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये चीज़ आपने याद कर लेनी है कि एरिया अंडर ए टी ग्राफ जो होता है वो क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी हमें देता है। तो ये चीज़ आपको ज़हन में बिठानी है। तो इसके हिसाब से ये स्लोप वाले तो वैसे ही नहीं होंगे, इसका स्लोप एक्सेलरेशन होता है, इसका वेलोसिटी होता है, पर हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम करना, इसका एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होता है वो आपने डिस्प्लेसमेंट को टिक मार्क करना है। तो ये चीज़ आपने याद करना है कि डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट लाइन मोशन इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व। तो ये